नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात की रीड के लेवल 2 के साइंस के सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जीवाणुओं के बारे में, कवकों के बारे में। आज की वीडियो में उसी तरह हमारा जो विषय रहेगा चर्चा का वो रहेगा विषाणु। तो चलिए बिल्कुल भी देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विषाणु। और मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं क्या विषाणु। दोस्तों, विषाणु को इंग्लिश में वायरस के नाम से जाना जाता है और ये जो टर्म है वायरस, ये वास्तव में लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है विष या जहर। ठीक है, विष या जहर, या इंग्लिश में हम बोलते हैं वेनम। ठीक है, और विष या जहर जो है वो आपको मालूम है क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसी तरह अगर हम यदि इसके हिंदी के शब्द, जो हिंदी का शब्द है विषाणु, इसको विच्छेदित करें तो हमें मिलेगा विष जमा अणु, यानी कि विष का कोई अणु। इसका तात्पर्य क्या है, विष का कण। दोस्तों, विष का कण क्यों बोला गया है, क्योंकि जो विषाणु है ये वास्तविकता में अंतःपरजीवी होते हैं और ये केवल पोषक कोशिकाओं को ग्रसित करते हैं ताकि अपना गुणन कर सकें। ठीक है, और जब ये किसी पोषक कोशिका को ग्रसित करेंगे तो लास्ट में वो जो पोषक कोशिका है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये परम सत्य है कि यदि कोई विषाणु किसी कोशिका को ग्रसित करेगा तो उस कोशिका का मरना अटल है, निश्चित है। ठीक है, इसीलिए विषाणु या वायरस जो है इसको हम बोलते हैं विष का कण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, अगर हम विषाणु के बारे में आगे बात करें तो बात आती है कि जो विषाणु है इसकी खोज किसने की। ठीक है भाई, इतने खतरनाक सूक्ष्म जीव के बारे में पता किसने लगाया, तो विषाणु की जो खोज है इसका श्रेय जाता है, विषाणु की खोज का जो श्रेय है वो जाता है दमित्री इवानोस्की को। इवानोस्की, ठीक है, दमित्री इवानोस्की ने 1892 में, कब, दमित्री इवानोस्की ने 1892 में विषाणु की खोज की। और कैसे की, वास्तव में जो दमित्री इवानोस्की थे ये तंबाकू में, किसमें, तंबाकू में मोज़ेक रोग के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। किस पर, तंबाकू के मोज़ेक रोग पर, जिसे हम तंबाकू की चितेरी रोग भी बोल देते हैं। ठीक है, तंबाकू के मोज़ेक रोग पर अध्ययन करने के दौरान दमित्री इवानोस्की ने 1892 में विषाणु की खोज की। ठीक है, इसके बाद विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया गया। ठीक है, क्योंकि विषाणु जो है वो निर्जीव की भांति भी व्यवहार अपना दिखाता है और इसी वजह से विषाणु जो है इसको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो विषाणु का क्रिस्टलीकरण जो था, विषाणु का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले 1935 में किया स्टेनले नाम के एक साइंटिस्ट ने, स्टेनले नाम के वैज्ञानिक ने। कब किया था, 1935 में विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था। और दोस्तों, इन दोनों ने ही जो कार्य किया, दमित्री इवानोस्की ने खोजा, तो किसको खोजा, टीएमवी को। टीएमवी का मतलब टोबैको मोजाइक वायरस। मैं लिख देता हूं यहां पर, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, इवानोस्की ने सर्वप्रथम टोबैको मोजाइक वायरस को खोजा और साथ ही साथ स्टेनले जो थे इन्होंने भी सबसे पहले जो क्रिस्टलीकरण किया जिस विषाणु का, वो भी कौन सा था, टीएमवी, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं, उसे नाम दिया जाता है विषाणु विज्ञान। क्या नाम दिया जाता है, विषाणु विज्ञान। आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम नाम देंगे विषाणु विज्ञान या
वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे और पूछा जा सकता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? विषाणु विज्ञान के जो जनक हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विषाणु विज्ञान है, इस विषाणु विज्ञान के जनक मार्टिनस बेइंजरिंग, ठीक है। कौन है विषाणु विज्ञान के जनक? मार्टिनस बेइंजरिंग, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है विषाणु की खोज किसने की? आप जवाब देंगे दमित्री इवानोव्स्की ने की। फिर आपसे पूछा जा सकता है विषाणु की खोज कब की गई? दमित्री इवानोव्स्की के द्वारा। तो आप बताएंगे 1892 में की। और दमित्री इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किसमें की? तो आप ये बताएंगे तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग के दौरान अध्ययन करते हुए उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारक विषाणु टीएमवी की खोज की, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर। पहला, विषाणु की खोज किसने की? दमित्री इवानोव्स्की ने की। फिर विषाणु की खोज कब की गई? 1892 में की गई। और विषाणु की खोज किसमें की गई? तंबाकू मोज़ेक रोग से ग्रसित जो तंबाकू का पौधा था उसमें दमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में विषाणु की खोज की। जिस विषाणु को खोजा गया वो कौन सा था? टोबैको मोज़ाइक वायरस। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन जिसमें आपको दिया जाएगा कि विषाणु का क्रिस्टलीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्टेनले नाम के एक साइंटिस्ट ने 1935 में विषाणु का, कौन से विषाणु का? टीएमवी का ही, टोबैको मोज़ाइक वायरस का ही क्रिस्टलीकरण किया। उसके बाद विषाणु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणुओं का विस्तृत तौर पर अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। और फिर आपसे पूछा जा सकता है विषाणु विज्ञान के जनक कौन थे या कौन है? तो आप नाम देंगे मार्टिनस बेइंजरिंग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं विषाणु के जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, ठीक है। विषाणु के मुख्य लक्षण उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और साथ साथ आप लिख रहे होंगे ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े। मुख्य लक्षणों की, विषाणु के मुख्य लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। देखिए दोस्तों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विषाणु है वास्तव में ना तो ये पूर्णतया सजीव कहे जा सकते हैं ना ही पूर्णतया निर्जीव कहे जा सकते हैं। विषाणुओं में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सजीवों जैसे होते हैं और कुछ गुण इनके अंदर देखने को मिलते हैं जो निर्जीवों में पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा विषाणुओं को क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। अब क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ निर्जीवों में देखने को मिलती है, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ विषाणुओं को क्रिस्टलीकृत अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? ये निर्जीवों की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोग बोलते हैं कि ये जो है गुणन करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सजीवों की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के मध्य रखा गया है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच एक योजक कड़ी है विषाणु, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसका मुख्य लक्षण जो है विषाणुओं का वो क्या है? ये अकोशिकीय होते हैं। क्या है ये? अकोशिकीय, अकैरियोटिक। आप इनको एकैरियोट भी बोल देते हैं, अकैरियोटिक, क्योंकि कोशिका संगठन जो है। अब अकोशिकीय या अकैरियोटिक का मतलब क्या है कि जो विषाणु है इसमें कोशिका नाम की कोई संरचना देखने को नहीं मिलती। निर्जीवों का लक्षण हो गया ये, क्योंकि आपने क्या पढ़ा सजीव और निर्जीव वाले अपने वीडियो में, ये बताया गया था कि सजीवों के अंदर जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका उपस्थित होती है। विषाणु जो है वो
अकोशिकीय हैं, यानी कि ये निर्जीवों की तरह, इनके अंदर कोशिका नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कोशिकीय संगठन जो है वो अनुपस्थित है। कोशिकीय संगठन नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब अकोशिकीय या अकैरियोट है और कोशिकीय संगठन नहीं होता, तो तीसरा लक्षण क्या है इसका, ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं करते। कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत का पालन भी नहीं, कोशिका है ही नहीं। ठीक है, जब कोशिका ही नहीं है तो कोशिका के सिद्धांत जो है उनका पालन क्या खाक करेंगे ये। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अपने घर में फ्रिज नहीं है तो आप ठंडा पानी किस लिए पियेंगे भाई, पियेंगे नहीं, ठंडा पानी फ्रिज होगा तब पियेंगे ना। ठीक है, तो कोशिका ही नहीं है तो इसमें कोशिका सिद्धांत का पालन क्या खाक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, आकार में ये अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म आकार के, हमने यहां लिख दिया अति सूक्ष्म आकार होता है, यानी कि ये जीवाणुओं से भी, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं। और इनकी जो साइज रेंज है वो क्या है, 10 से 500 नैनोमीटर, या आप बोल सकते हैं मिली माइक्रोन। ठीक है, अति सूक्ष्म आकार के होते हैं, 10 से 500 नैनोमीटर इनका साइज रेंज है। ठीक है, अब चूंकि ये अति सूक्ष्म आकार के हैं इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हमें विषाणु की संरचना को पढ़ना हो, अध्ययन करना हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। छोटे मोटे सूक्ष्मदर्शी में ये देखने को, अपन इनकी संरचना को नहीं देख सकते हैं, ये बहुत अति सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जीवाणु जो थे वो सूक्ष्म जीव थे, ये अति सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब चूंकि कोशिका नहीं है तो इनमें स्वपोषण जैसा कुछ नहीं हो सकता, ये परपोषी जीव माने गए हैं। ठीक है, ये क्या है, परपोषी हैं। और किस तरह के परपोषी हैं, ये अविकल्पी अंतःपरजीवी है। ठीक है, क्या है ये, अविकल्पी अंतःपरजीवी हैं। ठीक है, ये क्या है, अविकल्पी अंतःपरजीवी, इसका मतलब ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स। इनके पास और कोई विकल्प नहीं होता, इन्हें पोषक कोशिका चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, पोषक कोशिका अगर ये नहीं इनको अवेलेबल होती, नहीं मिलती, तो ये निर्जीव की भांति सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे, हजारों हजार साल पड़े रहेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जीवित तो माने ही नहीं गए। ठीक है, तो ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और जैसे ही कोई पोषक कोशिका जैसी कि इनको चाहिए वो इन्हें मिलेगी तो ये फिर से जागृत हो उठेंगे और अपना गुणन का जो कार्य है वो शुरू कर देंगे। तो ये अविकल्पी अंतःपरजीवी हैं, केवल और केवल पोषक कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। पोषक कोशिका इनको चाहिए, मतलब चाहिए, उसके बिना काम नहीं करेंगे। छोटे बच्चे की तरह है, रूठ गए तो रूठ गए। ठीक है, फिर पोषक कोशिका नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेंगे, ना जी हमने नहीं करना गुणन, हम तो पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं वैसे पढ़े रहेंगे हजारों लाखों सालों तक। ठीक है, तो ये अविकल्पी अंतःपरजीवी है और परपोषी विशिष्टता दिखाते हैं। एक चीज और है, क्या है, परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो विषाणु है, वायरस है, वो परपोषी विशिष्टता भी दिखाते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि एक तरह की पोषक कोशिका नहीं मिली तो दूसरी तरह की पोषक कोशिका से काम चला लेंगे। ठीक है भाई,
ग्रसित तो करना था, इन्फेक्ट तो करना था किसको, आदमी के सेल्स को, आदमी की कोशिकाओं को, मनुष्य की कोशिकाओं को। लेकिन अगर मनुष्य की कोशिका नहीं मिली तो बिल्ली की कोशिकाओं से काम चला लेंगे, या कुत्ते की कोशिकाओं से काम चला लेंगे, या किसी पेड़ पौधे की कोशिकाओं से काम। ना जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परपोषी विशिष्टता दिखाते हैं। इसका मतलब कि इन्हें जो पोषक कोशिका चाहिए वही पोषक कोशिका की डिमांड इनकी रहेगी। ये अपना जो नेचर है वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, अगर ये कवक की कोशिका चाहते हैं तो कवक की ही कोशिका से काम चलेगा, जीवाणु की कोशिका से काम नहीं चला सकते हो आप। ठीक है, तो परपोषी विशिष्टता जो है वो ये दिखाते हैं। इसके बाद परपोषी, मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट जो आपको समझ में आए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं विषाणु। दूसरा, ये अकोशिकीय यानी कि एकैरियोटिक होते हैं। कोशिकीय संगठन इसमें देखने को नहीं मिलता। कोशिका सिद्धांत का पालन ये नहीं करते हैं। अति सूक्ष्म आकार के होते हैं, या जिसमें साइज रेंज आ जाती है लगभग 10 से 500 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन्हें देखा जा सकता है। और फिर ये परपोषी जीव हैं, यानी कि अविकल्पी अंतःपरजीवी हैं। ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट हैं। कई तरह की बीमारियां जो है कोशिकाओं में या पोषक जो जीव हैं उनके अंदर ये फैलाते हैं। और परपोषी विशिष्टता दिखाते हैं। ठीक है, परपोषी विशिष्टता दिखाते हैं, यानी कि जैसे एक स्पेशल ताले की एक चाबी होती है, स्पेशली एक ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपके पास एक चाबी है, वो केवल एक ही ताले को खोल देगी, ऐसा नहीं है वो सभी तालों में लगती हो। ठीक है, तो वैसे ही ये है भाई, एक वायरस है वो एक ही या एक ही तरह के ग्रुप की कोशिकाओं के ऊपर हमला करेगा, बाकी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बाकी कोशिकाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जो लक्षण है वो देखेंगे अभी। ठीक है, अब चूंकि इनमें कोशिका नहीं होती, कोशिका इनमें देखने को नहीं मिलती, कोशिकांग इसमें नहीं होते, केंद्रक नहीं पाया जाता, तो कई तरह की जो जैविक क्रियाएं जो सजीवों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या चीज, जैविक क्रियाएं। किस तरह की जैविक क्रियाएं, जैसे उपापचय है, ठीक है, या श्वसन है। ठीक है, उपापचय है या श्वसन है या वृद्धि है, ये चीजें विषाणुओं के अंदर देखने को नहीं मिलती। ये वृद्धि करते हैं सिर्फ संख्या में। ठीक है, इसमें संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो जैविक क्रियाएं इनमें देखने को नहीं मिलती। और जब आप विषाणु के संरचना की बात करेंगे, हमें बात करनी है विषाणु की संरचना की भी, तो विषाणु की संरचना की जब हम बात करते हैं, संरचना की जब हम बात करेंगे, तो विषाणु जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। इनसे कितने चीजों से, दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक बाह्य प्रोटीन का आवरण, ठीक है, एक बाह्य प्रोटीन आवरण जिसको हम नाम दे देते हैं कैप्सिड। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, कैप्सिड। ठीक है, इंग्लिश में CAPSID। ठीक है, कैप्सिड नाम दे देते हैं। एक बाह्य प्रोटीन का आवरण और दूसरा जो अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। ठीक है, न्यूक्लियर कोर जिसमें न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी विषाणु की संरचना में दो ही चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो बाह्य प्रोटीन आवरण, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है प्रोटीन से बना हुआ आवरण जिसको हम नाम दे देते हैं कैप्सिड। ठीक है, और अंदर की तरफ उपस्थित होता है एक न्यूक्लियर कोर जिसमें उपस्थित होगा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये क्या होगा, DNA। ठीक है, या तो क्या होगा ये DNA या फिर होगा RNA। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एक विषाणु के अंदर दोनों नहीं हो सकते। अगर न्यूक्लिक अम्ल होगा तो या तो DNA होगा या RNA होगा, लेकिन ऐसा कोई विषाणु नहीं देखा गया है जिसमें DNA भी हो और
आरएनए भी हो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही तरह का न्यूक्लिक अम्ल जो है वो इस न्यूक्लियर कोर में पाया जाता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जो डीएनए है वो एक रज्जुकीय हो या द्विरज्जुकीय हो। एक रज्जुकीय यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड हो या द्विरज्जुकीय हो यानी कि डबल स्टैंडर्ड हो। ऐसा हो सकता है कि जो डीएनए है वो एक रज्जुकीय सिंगल स्टैंडर्ड हो या द्विरज्जुकीय, और इसी तरह से जो आरएनए जो कि जनरली सामान्य तौर पर क्या होता है एक रज्जुकीय होता है, तो इनमें जो आरएनए मिलेगा हो सकता है वो एक रज्जुकीय हो या ये भी क्या द्विरज्जुकीय हो सकता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल मिलेंगे न्यूक्लियर कोर में, विषाणु की संरचना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विषाणु की संरचना में क्या है, दो ही चीजें होती है, बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण होता है और अंदर की तरफ न्यूक्लियर कोर होती है। जो प्रोटीन का आवरण है इसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर न्यूक्लियर कोर जो है इसमें उपस्थित होता है इसका आनुवांशिकीय पदार्थ जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए। जिस वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा वो डीएनए वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, डीएनए वायरस। जैसे बैक्टीरियोफेज T2 है, ठीक है, जीवाणु भोजी वायरस का एक उदाहरण है बैक्टीरियोफेज T2, बैक्टीरियोफेज T2, तो ये डीएनए वायरस का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा कोई वायरस या विषाणु जिसमें डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है, डीएनए है, आनुवांशिकीय पदार्थ डीएनए है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डीएनए वायरस। ठीक है, और यदि कोई विषाणु ऐसा है जिसमें आनुवांशिकीय पदार्थ के तौर पर जो न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित है वो आरएनए है, तो उसको आप नाम देंगे आरएनए वायरस। क्या नाम देंगे, आरएनए वायरस। जैसा कि एड्स के लिए जो HIV रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जो वायरस जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वो HIV क्या है, एक आरएनए वायरस का उदाहरण है। ठीक है, फिर जब डीएनए होगा तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक रज्जुकीय हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड यानी कि द्विरज्जुकीय हो सकता है। इसी तरह से अगर आरएनए है तो ये भी सिंगल स्टैंडर्ड एक रज्जुकीय या डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जुकीय हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो कैप्सिड है, कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का आवरण होता है और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें तो ये जो है ये हम बता देते हैं क्या, कैप्सिड, और अंदर की तरफ जो है इसमें क्या होंगे, ये इसका दिखा देते हैं हम न्यूक्लियर कोर। ये क्या है, न्यूक्लियर कोर, और इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। हो सकता है ये डीएनए हो सकता है ये आरएनए हो। अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस, आरएनए है तो आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर कोर हो गया, और ये बाहर का जो आवरण है इसको हम क्या नाम देते हैं, कैप्सिड, और ये छोटे छोटी इकाइयों से बना होता है। ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, क्या नाम देंगे, कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो ये विषाणु की संरचना है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, विषाणु की संरचना को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें दो चीजें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। एक तो बाह्य प्रोटीन आवरण जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का आवरण है और प्रोटीन की छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है। उन छोटी इकाइयों को हम नाम देते हैं कैप्सोमियर। ये विषाणु से ही बनता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनते हैं ये विषाणु के ही स्पेसिफिक प्रोटीन है। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर कोर, जो अंदर की तरफ उपस्थित होता है, और इसमें इस विषाणु का आनुवांशिकी पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो उपस्थित होगा। अब न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें यहां नहीं रहेंगी। ठीक है,
या तो डीएनए होगा अकेला या अकेला आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर डीएनए है तो वो डीएनए वायरस, और डीएनए दो तरह का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड एक रज्जु की है और द्विरज्जु की है यानी कि डबल स्ट्रैंडेड। इसी तरह से आरएनए जिसमें है वो आरएनए वायरस, और आरएनए भी क्या है, एक रज्जु की हो सकता है या द्विरज्जु की हो सकता है। ठीक है, इनके अलावा इसके इन दो चीजों के अलावा कुछ वायरसेस के अंदर, ठीक है, इन दो चीजों के अलावा, कौन कौन सी चीजों के अलावा, प्रोटीन आवरण यानी कि कैप्सिड और न्यूक्लियर कोर के अलावा कुछ वायरसेस में इनसे भी बाहर लिपिड की बनी हुई एक लेयर उपस्थित हो सकती है। जैसे एचआईवी की अगर हम बात करें, एचआईवी का जो स्ट्रक्चर है उसमें इसके बाहर एक और लेयर जो है वो उपस्थित होती है। ठीक है, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होगी। किससे बनी होगी, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये जो लेयर बनती है ये वास्तव में पोषक कोशिका के पदार्थों का इस्तेमाल करके बनती है। ये पोषक कोशिका के लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक के केस में देखने को मिलेगी, वरना विषाणुओं की संरचना में सिर्फ ये दो ही चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये विषाणु की संरचना होती है। ठीक है, इसमें हमें क्या चीजें पता चली कि एक तो जैविक क्रियाएं नहीं होती, ठीक है, दूसरा विषाणु की संरचना में बाह्य प्रोटीन आवरण होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जिसकी छोटी इकाई होती है कैप्सोमियर। ठीक है, और अंदर की तरफ न्यूक्लियर कोर होता है जिसमें आनुवांशिकी पदार्थ के तौर पर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो उपस्थित होता है। न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस, आरएनए है तो आरएनए वायरस। ठीक है, इसके अलावा कुछ विषाणुओं के अंदर बाहर की तरफ एक और एक्स्ट्रा लेयर जो है, एक और एक्स्ट्रा आवरण जो है वो उपस्थित होता है, जो कि लिपिड या कार्बोहाइड्रेट से या दोनों से बना हो सकता है। ये जो आवरण है बाहर की तरफ, ये वास्तव में पोषक कोशिका के पदार्थों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, विषाणु का खुद का आवरण नहीं होता। ठीक है, तो ये विषाणु की संरचना की बात थी। और एक दो लक्षण जो है वो मैं आपको और बता देता हूं इसमें, कि जैसे हमने अभी बोला जैविक क्रियाएं नहीं होती, तो जैविक क्रियाएं जीवों के अंदर पाए जाने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे उपापचय है या शोषण है या उत्सर्जन है, वैसा कुछ भी विषाणुओं के अंदर देखने को नहीं मिलता। और ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं है, एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, एंजाइम अनुपस्थित हैं। क्या है, अनुपस्थित स्थित होते हैं। ठीक है, इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते। अब जब एंजाइम ही नहीं पाए जाते तो जैविक क्रियाएं भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा जो विषाणु है, विषाणु का जो पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप विरियन कहा जाता है। विरियन, क्या नाम बोला जाता है, विरियन। ठीक है, विषाणु का पूर्ण रूप जो है, यानी कि जिसमें प्रोटीन का आवरण हो और न्यूक्लियर कोर उपस्थित हो, तो उसको क्या बोला जाता है, विरियन कहा जाएगा। लेकिन ये कब कहा जाएगा, पोषक कोशिका के बाहर। पोषक कोशिका के बाहर जब विषाणु होंगे तो उसे नाम दिया जाता है विरियन। क्या नाम दिया जाएगा, विरियन नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो विषाणु हैं इनमें उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन की गति काफी तेज होती है। उत्परिवर्तन की गति काफी तेज होती है। देखिए, उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन होता है म्यूटेशन। क्या होता है, म्यूटेशन, बदलाव। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो उत्परिवर्तन का मतलब है बदलाव। ठीक है, जो विषाणु है इनका आनुवांशिकी पदार्थ
क्या है, अनुवांशिकी ही पदार्थ बहुत जल्दी बदलाव जो है वो दिखा देता है। जैसे आप लोगों ने अभी इन दिनों में सुना होगा, पिछले 2 साल से सुन ही रहे हैं हम कि कोरोना वायरस है, आया था किसी तरह का, उसके बाद वो बदलता बदलता कभी अल्फा, कभी डेल्टा ए बी, पता नहीं क्या क्या नाम आए, और अब ये जो चल रहा है ओमिक्रॉन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ये अपने आप में बदलाव ले आते हैं। ठीक है, किसमें, अनुवांशिक, ये अपने अनुवांशिक पदार्थ के अंदर बदलाव ले आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर उत्परिवर्तन की जो गति है वो काफी तेजी के साथ होती है। ठीक है, काफी तेजी से इनमें उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें विषाणुओं के प्रकार की, ये कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, विषाणु जो हैं ये कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो अब देखेंगे हम। जो विषाणु है ये कई तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक या दो नहीं है, कई तरह के विषाणु जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इनके अलग अलग वर्गीकरण हुआ है इनका। ठीक है, परपोषी कोशिका किस तरह की होगी उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और विषाणुओं को विभाजित कर दिया गया है। पादप विषाणु, दूसरा जो वर्ग है वो है जंतु विषाणु, तीसरा जो वर्ग है वो है जीवाणु भोजी विषाणु, चौथा वर्ग है कवक भोजी विषाणु, पांचवा वर्ग है शैवाल भोजी, या जिनको साइनोफेज विषाणु बता देते हैं हम, साइनोफेज विषाणु नील हरित शैवाल को ग्रसित करते हैं। तो पादप विषाणु पौधों के वायरस जो हैं, में बीमारियां ये फैलाते हैं। ठीक है, जंतु विषाणु जिनको हम एनिमल वायरस बोल देते हैं, जैसे पादप विषाणु और प्लांट वायरस पौधों के अंदर बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जंतु विषाणु जो है वो एनिमल वायरसेस हैं, ये जंतुओं में जिसमें पशु और मनुष्य, पशुओं और मनुष्य में बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जीवाणु भोजी विषाणु जो जीवाणुओं पर आश्रित हैं, कवक भोजी विषाणु जो कवक पर आश्रित हैं, और साइनोफेज विषाणु जो नील हरित शैवाल, किस पर, नील हरित शैवाल जो है उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो पादप विषाणु पौधों की बीमारियों के लिए उत्तरदायी ये विषाणु है। प्लांट वायरसेस बोल देते हैं हम फाइटोफेजिनी। ठीक है, इसके क्लास को नाम दे दिया गया फाइटोफेजिनी। ठीक है, एनिमल वायरस जूफेजिनी, फिर जीवाणु भोजी विषाणु या बैक्टीरियोफेज, कवक भोजी विषाणु माइकोफेज या माइकोफेजिनी, और फिर साइनोफेज विषाणु या साइनोफेजिनी। ठीक है, तो ये वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर,
चीज आधार जो चीज मानी गई है इसमें वो क्या है, परपोषी कोशिका किस तरह की है। अगर पौधे की कोशिकाओं को वो परपोषी कोशिका के तौर पर इस्तेमाल में करता है तो वो पादप विषाणु है। जंतु की कोशिकाओं को इस्तेमाल करता है तो जंतु विषाणु या जू फेज है। या जीवाणु भोजी, अगर वो जीवाणुओं की कोशिकाओं को पोषक कोशिका के तौर पर इस्तेमाल करता है तो वो क्या हो गया, जीवाणु भोजी विषाणु हो गया। अगर वो कवकों के कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है तो वो कवक भोजी विषाणु हो गया। अगर वो नील हरित शैवाल की कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है तो वो क्या हो गया, साइनोफेज विषाणु बोला जाता है। ठीक है, तो ये विषाणु का वर्गीकरण है। पादप विषाणु यानी कि कितने प्रकार के विषाणु हम लोगों ने पढ़ लिए, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु, कवक भोजी विषाणु और साइनोफेज विषाणु। इनमें से पादप विषाणु और जंतु विषाणु जो है ये तो ज्यादातर नुकसानदायक ही है, इनका कोई फायदा नहीं। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी क्या है, पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, पशुओं में और मनुष्यों में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ठीक है तो ये भी नुकसानदायक ही। किनके लिए, जिनको ये ग्रसित करते हैं, जीवाणुओं के लिए ये नुकसानदायक है, कवकों के लिए ये नुकसानदायक है, नील हरित शैवाल के लिए ये नुकसानदायक है। लेकिन विषाणु की ये जो प्रकृति है कि जीवाणुओं को या कवकों को या नील हरित शैवाल की कोशिकाओं को ग्रसित करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं। तो इन विषाणुओं का हमें कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम विषाणु के लाभ हानियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, क्या, विषाणु के लाभ एवं हानियां। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले जो लाभ कौन कौन से। ठीक है, विषाणु से होने वाले लाभ। अब आप सोचेंगे देखो जी इतनी देर से नेगेटिव ही नेगेटिव बोले जा रहे हैं, विषाणु ये विषाणु वो। ठीक है, और अब बोल रहा है भाई विषाणु से लाभ भी हो सकते हैं। विषाणु हमें लाभ नहीं दे सकते। विषाणु की प्रकृति में किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान, ठीक है, विषाणुओं के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो हमें प्रेरित करता है कि हम विषाणुओं का इस्तेमाल करके खुद को लाभान्वित कर सकें। विषाणु किसी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे, जिस भी कोशिका को वो ग्रसित करेंगे उसको तो अंत में मरना ही पड़ेगा, तो विषाणु फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो ज्ञान है, हमने विषाणुओं के बारे में जो पढ़ा है, हम उन बातों पर गौर करके विषाणुओं को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमें लाभ हो। उदाहरण के तौर पर देखिए हमारे शरीर की एक, मैं यहां लिख देता हूं कि लाभ, हम क्या पढ़ रहे हैं, विषाणु के लाभ पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला जो लाभ है वो क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारे शरीर की, उसको सुदृढ़ करने हेतु, को सुदृढ़ करने में सहायता देता है। ठीक है, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायता देता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो आपने इसके 70 तरह के नुकसान बता दिए, फिर कैसे ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। तो जनाब आप लोगों ने शायद टीकाकरण के बारे में सुना होगा, टीकाकरण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं वैक्सीनेशन। हाँ जी बिल्कुल, एडवर्ड जेनर नाम याद है आपको, एडवर्ड जेनर सर्वप्रथम जिन्होंने टीकाकरण को इजाद किया था। किसने डिस्कवर किया था, किसने डेवलप किया था ये मेथड, एडवर्ड जेनर ने। और कौन सी बीमारी के अगेंस्ट, चेचक जैसी खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट। अब ये जो चेचक है ये भी किससे होता है, विषाणु से होने वाला एक रोग है। चेचक नाम की एक बीमारी को के अगेंस्ट, के खिलाफ टीकाकरण की खोज की थी, किसने, एडवर्ड जेनर ने। और ये जो टीकाकरण है इसमें क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे विषाणु के कण जो है वो डाल दिए जाते हैं जो हमारी शरीर में बीमारियां नहीं फैला सकते।
जैसा कि आपने देखा होगा दो बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप्स, जो अमिताभ बच्चन जी है वो अपने बॉलीवुड के बादशाह, ठीक है, वो कब से, कई सालों, हम छोटे छोटे होते थे तब से वो टीवी पर समझाते आ रहे हैं भाई, दो बूंद जिंदगी की, सुरक्षा जो चक्र है वो ना टूटे, ठीक है, कोई भी बच्चा ना छूटे, सुरक्षा चक्र ना टूटे, वो कब से समझाते आ रहे हैं। वो क्या है, वो जो दो बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है वो क्या है, वो ओरल वैक्सीन है। किसके अगेंस्ट, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियां। पोलियो जो है वो भी किससे होता है, विषाणु से होने वाला एक रोग है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में या टीकाकरण का जो हमारा ये जो मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम हमारे शरीर में वास्तविक विषाणु के आने से पूर्व एक ऐसे कमजोर या मृत या बीमारी ना कर सकने लायक विषाणु की एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में एक वीक जो वायरस है वो एंटर करवा दिया गया। अब ये वायरस हमारे शरीर की जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC, हमारे शरीर की जो फौज है जो रक्षा करती है सभी तरह की बीमारियों से, उसको जागृत कर देगा, एकदम से एक्टिवेट करेगा उसको, ताकि वो संभल जाए। उनको यही, उन श्वेत रक्त कोशिकाओं को यही लगता है कि हम शरीर पर आक्रमण हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविकता में वो आक्रमण नहीं है, वो तो हमने जानबूझ करके डाला है, और वो वीक है, किसी तरह की बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन बेचारे व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाओं में इतनी बुद्धि नहीं है, ठीक है, इसलिए वो तो अपना जो मोर्चा है वो संभाल लेती हैं और उसके अगेंस्ट अपना जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करना शुरू कर देती हैं। अब क्या होगा, अब भविष्य में यदि कोई वास्तविक विषाणु जो है हमारे शरीर में आ जाता है, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है पहले से ही मजबूती के साथ वहां पर खड़ी है और डट करके मुकाबला करेगी, शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आने देगी। इसलिए मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट रखा, प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायता कौन देता है, विषाणु का लाभ है ये हमारे लिए। एडवर्ड जेनर ने पहला जो वैक्सीन बनाया था ना चेचक के खिलाफ, वो किसकी सहायता से बनाया था, वो बनाया था काउपोक्स की जो वायरस था, काउपोक्स वायरस, उसकी सहायता से बनाया था, ठीक है। एक वायरस ने दूसरे वायरस से होने वाले रोग की रोकथाम करती, पूरे विश्व में चेचक नाम की बीमारी लुप्त हो चुकी है, अब देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायता देता है ये, ठीक है। दूसरा जो लाभ है विषाणु का, वो क्या है, विषाणु के दूसरे लाभ में हम पढ़ेंगे कि जो विषाणु है इसका इस्तेमाल हम जैविक कीटनाशक के तौर पर, ठीक है, जैविक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये क्या है, अंतःपरजीवी है, तो ऐसे कीट जो हमारी फसलों पर आक्रमण करते हैं उनके ऊपर जो वायरस अटैक करता है, जो विषाणु उनको ग्रसित करता है, यदि हम उसका छिड़काव अपने खेतों में कर दें तो वो जो कीट आ रहे हैं हमारे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने, वो खत्म किए जा सकते हैं। यानी कि जो विषाणु है वो जैविक कीटनाशक के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। एक विषाणु का एक पूरा ग्रुप है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, ठीक है। इनका इस्तेमाल खेतों में जैविक कीटनाशी या कीटनाशक के तौर पर किया जाता है, ठीक है। किसका, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, नाम छोटा ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्ली पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है। तो ये विषाणुओं के द्वारा हमें पहुंचाया जाने वाला दूसरा लाभ हो जाता है। तीसरा, अभी हमने पढ़ा कि जो विषाणु है वो सजीवों और निर्जीवों के बीच योजक कड़ी का कार्य करते हैं, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी का कार्य करते हैं। तो विषाणुओं का अध्ययन करके हम जैव विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है।
जैव विकास को समझने में, जैव विकास जैसी जटिल प्रक्रिया को, जैव विकास जैसी जटिल, ठीक है, जटिल प्रक्रिया को समझने में सहायता प्रदान करते हैं, सहायता देते हैं, सहायता करते हैं हमारी, ठीक है। इनको पढ़ करके जीवों में विकास, या जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के अब तक जो जैव विकास हुआ है वो कैसे हुआ, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कुछ जो जीवाणु है, कुछ जो विषाणु है वो जीवाणु भोजी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जीवाणु भोजी वायरसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि जीवाणु जनित बीमारियों को, जीवाणु जनित रोगों को काबू में, जीवाणु जनित रोगों को काबू करने में सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे जी कैसे? तो देखिए, कुछ ऐसी जीवाणु हैं जो हमारे पीने के पानी वगैरह में पाए जाते, जैसे हैजा के हो गए हैं, या इसके डायसेंट्री पेचिस के हो गए हैं, ठीक है। तो हम उन जीवाणुओं को खाने वाले या उन जीवाणुओं को भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करने वाले विषाणुओं का इस्तेमाल इस तरह के जीवाणुओं पर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि वो जीवाणु जो रोग हमारे अंदर उत्पन्न कर सकते थे उनका खात्मा हो गया है, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो लाभ है विषाणुओं से हमें क्या हो सकता है कि पानी के जो स्रोत हैं, पानी के स्रोत में नील हरित शैवाल को खत्म करने हेतु, नील हरित शैवाल जो को रोकने हेतु, किसमें? पानी के, जल के स्रोतों में, ठीक है। जल के स्रोतों में नील हरित शैवाल को काबू में करने के लिए, भाई क्या होता है, कई बार जो है नील हरित शैवाल जो है सूक्ष्म जीव तो है, बड़ी तेजी के साथ जो है वृद्धि करते हैं और पूरे तालाब को ढक लेते हैं, ठीक है। इससे क्या है, तालाब के अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है, जीवों की मृत्यु हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो नील हरित शैवाल को काबू में करने के लिए हम इन विषाणुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जीवाणु जनित रोगों के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गंगा जल है, गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी विषाणु जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा जल जो है उसमें कभी जीवाणु जो है अपनी वृद्धि नहीं दिखाते और गंगा जल हमेशा साफ बना रहता है। इसके अलावा विषाणुओं का अंतिम लाभ जो है मैं आपको बता देता हूं, विषाणुओं का इस्तेमाल करके हम आनुवंशिकीय परिवर्तित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। मैं ऊपर से इसे रब करके लिख देता हूं, आनुवंशिकीय परिवर्तित जीव जो हैं, विषाणुओं का इस्तेमाल आनुवंशिकीय परिवर्तित जीवों को बनाने में किया जाता है। आनुवंशिकीय परिवर्तित जीव, आनुवंशिकीय परिवर्तित जीव का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे हमने जीवाणुओं में पढ़ा था ना, बीटी कॉटन, ठीक है भाई, जिनके आनुवंशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया गया हो और उससे उस आनुवंशिकीय परिवर्तित जीव को हम अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। जैसे बीटी कॉटन की बात की थी हमने, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन इंसुलिन जो हार्मोन है उसको बनाने के लिए एक जीवाणु को तैयार किया गया है, जीएमओ बैक्टीरिया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, और उसको किसकी सहायता से बनाया गया? वो जो इस तरह के बैक्टीरिया हैं वो विषाणुओं की सहायता से तैयार करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकीय परिवर्तित जीवों को
बनाने में विषाणुओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। विषाणुओं का इस्तेमाल आनुवंशिक परिवर्तित जीवों को बनाने में किया जा सकता है। विषाणुओं का इस्तेमाल प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु किया जा सकता है। विषाणुओं का इस्तेमाल जैविक कीटनाशकों के तौर पर किया जा सकता है। विषाणुओं का इस्तेमाल जीवाणु जनित रोगों को ठीक काबू में करने के लिए किया जा सकता है। विषाणुओं का इस्तेमाल नील हरित शैवाल को काबू में करने के लिए किया जा सकता है। और साथ ही साथ विषाणुओं का इस्तेमाल करके हम जैव विकास जैसी जटिल प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, ये विषाणुओं से होने वाले लाभ हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि विषाणु जो है वो हमारे लिए लाभकारी भी हो सकते हैं परजीवी होने के बावजूद। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विषाणु से होने वाली जो हमें हानियां हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले हानियां, विषाणु से हानियां जो हमें हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, विषाणु जो है वो पादप जगत में रोग फैलाते हैं, साथ ये जंतु जगत में भी, जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। ठीक है, तो पादप जगत के कुछ रोग पढ़ेंगे और जंतुओं में हम लोग मनुष्य के अंदर होने वाले कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पादप रोगों में सबसे पहले जैसे तंबाकू का मोजैक रोग, मोजैक या चित्तेरी रोग जिसको हम बोलते हैं, चित्तेरी रोग। ठीक है, इसी तरह दूसरा भिंडी में पीली नाड़ी मोजैक रोग। तीसरा मूंगफली में गुच्छेदार शीर्ष, जिसको हम बंची टॉप बोल देते हैं, बंची टॉप। ठीक है, इसके अलावा टमाटर में पत्ती की ऐंठन, जिसको हम टोमेटो लीफ कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोमेटो लीफ कर्ल। इसके अलावा पपीते में पर्ण कुंचन, पपीते का पर्ण कुंचन रोग। ठीक है, जिसको हम लीफ क्रंच या लीफ कर्ल भी बोल देते हैं, कर्ल या लीफ क्रंच। ठीक है, ये कुछ बीमारियां जैसे तंबाकू का मोजैक चित्तेरी रोग, मोजैक या चित्तेरी रोग, भिंडी में पीली नाड़ी मोजैक रोग, मूंगफली में गुच्छेदार शीर्ष रोग है, टमाटर में पत्ती की ऐंठन का रोग है, पपीते का पर्ण कुंचन रोग है। इसके अलावा आप आलू में भी मोजैक रोग देखते हैं, आलू हो गया है या टमाटर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा फूल गोभी, इनमें भी मोजैक रोग जो है यानी कि चित्तेरी रोग जो है वो देखने को मिलता है। और ये सारे जो रोग हैं ये कौन फैला रहा है? ये फैला रहा है विषाणु। ठीक है, तो मैं एक बार पादप रोगों में नाम फिर से बोल देता हूं। तंबाकू का मोजैक रोग, ठीक है, भिंडी में पीली नाड़ी मोजैक रोग, मूंगफली में बंची टॉप या गुच्छेदार शीर्ष रोग, और टमाटर में पत्ती की ऐंठन या लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो जिसको हम बोलते हैं, पपीते का पर्ण कुंचन रोग या लीफ कर्ल ऑफ पपाया। ठीक है, फिर आलू, टमाटर, फूल गोभी आदि में मोजैक रोग जो है वो विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इसके अलावा जंतु रोगों की जब हम बात करते हैं, जंतुओं में होने वाले जो रोग हैं और खास तौर पर मनुष्यों में होने वाले जो रोग हैं वो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। मैं यहां पर अलग से ही लिख देता हूं। क्या? मनुष्यों में विषाणु जनित रोग,
जनित रोग। देखिए सबसे पहले मेनिंजाइटिस। ये जो रोग है विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें हमारा जो दिमाग है उसके बाहर आवरण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पायामेटर और ड्यूरामेटर, ठीक है। हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क के बाहर का जो आवरण है उसमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन, ठीक है। तो मस्तिष्क के बाहर बाह्य आवरण में सूजन जो है उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और ये विषाणु के द्वारा होता है। इसमें मैं आगे लिख देता हूं, मस्तिष्क के आवरण की सूजन, आवरणों की सूजन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जुकाम, कॉमन कोल्ड जिसको हम बोलते हैं। जब भी मौसम बदलता है हम में से ज्यादातर जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप परेशान हो जाएंगे। एक रुमाल आपको अपने पास रखना पड़ेगा, बार बार नाक जो है वैसे ऐसे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा जो है कुछ नहीं। ज्यादा कंडीशन, सबसे बुरी कंडीशन जो है इसमें, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सर दर्द हो सकता है या बुखार आ सकते हैं, उससे ज्यादा इसका नुकसान नहीं होता है। और ये लगभग हमें तब होता है जब कोई मौसम में बदलाव आता है तब, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है रेबीज हो गया। रेबीज जो है जिसको हम बोलते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता, अगर उसमें रेबीज के विषाणु उपस्थित होंगे तब ये जो बीमारी है ये उस कुत्ते से हमारे अंदर आ सकती है, ठीक है। और अकेले कुत्ते नहीं, कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, चूहे आदि के काटने से ये बीमारी हो सकती है, बशर्ते कि उस जानवर के अंदर रेबीज को फैलाने वाले विषाणु जो है वो उपस्थित हो, ठीक है। इस बीमारी का सबसे खास लक्षण जो है वो ये है कि इसमें इंसान को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा खसरा है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मीजल्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा खसरे के बाद पोलियो। देखिए रेबीज और पोलियो ये हमारे तंत्रिका तंत्र के रोग हैं, ठीक है। रेबीज और पोलियो जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र में जो ऊतक हैं या तंत्रिका तंतु जो हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रेबीज में जो है वो इंसान जो है पागल हो जाता है, और पोलियो के अंदर क्या है, जो तंत्रिकाएं हैं वो ग्रसित होंगी, इससे नष्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं वो सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाती हैं और कमजोर रह जाती हैं, ठीक है। तो पोलियो जो है ये भी एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। हालांकि ये खात्मे की कगार पर आ गया है अपने भारतवर्ष में। सरकारी व गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो कई सालों से इसको उखाड़ने के प्रयास में थी, और अब वो जो है कामयाब होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस है, छठा रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग जो है वो कई तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, लेकिन ज्यादातर जो रोग सबसे खतरनाक माना जाता है वो है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। क्या है? हेपेटाइटिस बी। इसमें जो हमारा लीवर है, विषाणु उस लीवर के जो ऊतक है उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी उपापचय की जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी है। अगर एक बार हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको होने से रोका जा सकता है वैक्सीन की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा हर्पिस, ठीक है, हर्पिस नाम की एक बीमारी जो है ये भी क्या है,
विषाणु से होती है। और इसके अलावा है गलशोथ। क्या है? गलशोथ, जिसको हम कनफेड भी बोल देते हैं, कनफेड। ठीक है, बहुत ही आम बीमारी है जिसमें कान के आगे या नीचे की तरफ जो है ये हिस्सा, इसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि जो हमारे लार ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि, उसमें जो विषाणु है वो अटैक करते हैं। कौन सा विषाणु अटैक करता है? मम्प्स वायरस। ठीक है, कौन सा? मम्प वायरस। तो गलशोथ या कनफेड जो है इसको मम्प्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एड्स, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर हमला करता है सीधा, और कोई नहीं, और किसी भी कोशिका को नष्ट नहीं करेगा, सीधे जाएगा और प्रतिरक्षा प्रणाली में हेल्पर टी सेल, सहायक टी सेल जो है वो देखने को मिलते हैं, सहायक टी कोशिकाएं, ये उनको नष्ट करता है। और जो सहायक टी कोशिकाएं हैं वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती हैं। जब ये सहायक टी कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है तो हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बुरी तरह से फेल हो जाती है, और उसके बाद हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की कोई क्षमता नहीं रहती, जिसके बाद जो भी जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो हमारे शरीर में बीमारी डेवलप कर देता है, बीमारी पैदा कर देता है। ठीक है, तो एड्स जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली का जो रोग है। ठीक है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ये खत्म करता है। इसके अलावा डेंगू, देखिए मैंने कितने नाम लिख दिए हैं, मेनिंजाइटिस है, जुकाम है, रेबीज है, खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, हर्पिस है, गलशोथ है, एड्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ठीक है, डेंगू भी वायरस जनित है, चिकनगुनिया है ये भी वायरस जनित है, दोनों ही बुखार है। और एक तीसरा आता है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो जीवाणु जनित होता है, जबकि डेंगू और चिकनगुनिया जो है वो क्या है? विषाणु जनित रोग है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये दोनों ही जो है मच्छर के काटने से फैलते हैं। मच्छर के काटने से मेनिंजाइटिस जो है ये भी फैलती है। जैपनीज एंसीफेलाइटिस या जापानी बुखार जिसको हम बोल देते हैं वो भी विषाणु से ही, क्या? जापानी बुखार। ठीक है, डेंगू या डेंगी बोलते हैं वैसे इसको, इसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डेंगी है। चिकनगुनिया, ठीक है, और साथ ही साथ छोटी माता जिसको हम बोल देते हैं, ये सब जो बीमारियां हैं ये विषाणुओं के द्वारा ही हमारे शरीर में फैलाई जाती हैं। और इनमें से चिकनगुनिया हो गया, डेंगी हो गया है, या ये नहीं, जापानी बुखार हो गया है। ठीक है, ये क्या है? मच्छरों के काटने से फैलती है। ठीक है, रेबीज कुत्ते या इस तरह के दूसरे जानवरों के काटने से फैल सकती है। बाकी की जो बीमारियां हैं या तो ये हवा के माध्यम से फैलती हैं या संक्रमित जो भोजन पदार्थ है या जल है उसके थ्रू ये फैलती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो विषाणुओं के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा विषाणुओं के मुख्य लक्षण, विषाणु की खोज किसने की, विषाणु की संरचना के बारे में, विषाणु के प्रकार कितने तरह के थे, पादप विषाणु है, अजंतु विषाणु है, जीवाणु भोजी विषाणु है। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़े विषाणुओं के लाभ और हानियां। ठीक है, यदि आपको ये जो मेरी वीडियो है इसमें बताया गया कंटेंट जो आपको सही लगा, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने सजेशंस, और प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक जो मैसेज है वो चला जाए और आप भी आने वाली वीडियो जो है वो देख सकें। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो बेझिझक जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया है, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना सुझाव देने के लिए। ठीक है,
तो आज अपने इस वीडियो से के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।